फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यवसाय प्रबंध। इस टॉपिक पर हम लोग सीखेंगे कि व्यवसाय प्रबंध का क्या अर्थ होता है, व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, व्यवसाय प्रबंध का व्यावसायिक जगत में क्या महत्व है और व्यवसाय प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दैट बिजनेस मैनेजमेंट मीनिंग, स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यवसाय प्रबंध के अर्थ से। व्यवसाय प्रबंध का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो व्यवसाय प्रबंध की अवधारणा दो शब्दों से मिलकर बनी है, व्यवसाय और प्रबंध। तो सबसे पहले हम लोग व्यवसाय का अर्थ जानेंगे, फिर प्रबंध का अर्थ जानेंगे और उसके बाद सामूहिक रूप से ज्वाइंटली व्यवसाय प्रबंध का क्या अर्थ है वह हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं व्यवसाय के संबंध में। व्यवसाय में मानव की वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो लाभार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का उत्पादन करना। आप सभी जानते हो कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करने से मतलब होता है व्यापार करना, और वस्तुओं का उत्पादन करना ये उद्योग में होता है। और ये दोनों प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं को करके मानव समूह लाभ अर्जित करता है। इसके बाद हम लोग प्रबंध का अर्थ समझते हैं। प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव समूह के प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण करती है। और जो ऐसा कार्य करता है उसे प्रबंधक कहा जाता है। प्रबंधक को संस्था के लक्ष्य मिलते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संस्था में कार्य कर रहे मानव समूह को उनके कार्यों का योजना बनाता है, संगठन बनाता है, समय समय पर उन्हें कार्य करने के लिए निर्देश भी देता है, उनके कार्यों को आपस में तालमेल बिठाता है, उन्हें समय समय पर कार्य करते रहने के लिए प्रेरणा देता है और उनके कार्यों की समीक्षा करता रहता है। इसके बाद व्यवसाय प्रबंध का अर्थ क्या होता है। अब चूँकि व्यवसाय और प्रबंध का अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो गया है, इसलिए व्यवसाय प्रबंध का अर्थ जानना बहुत आसान हो गया है। व्यवसाय प्रबंध का अर्थ होता है व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार से नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना है ताकि व्यवसाय के लक्ष्यों को न्यूनतम लागत और अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। स्टूडेंट्स, व्यवसाय प्रबंध किस तरह कार्य करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये हम एक रेखा चित्र के द्वारा देख रहे हैं। जिस तरह कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट होते हैं, वैसे ही एक प्रबंधक भी व्यावसायिक संस्था में इनपुट देता है और आउटपुट प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं बाईं तरफ इनपुट लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ आउटपुट या उत्पादन लिखा हुआ है। इनपुट का मतलब होता है एक प्रबंधक संस्था में इन व्यक्तियों और वस्तुओं को काम में लगाता है और बीचों बीच में नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण इनका प्रयोग करता है वह, और इनके प्रयोग के द्वारा संस्था से जो आउटपुट प्राप्त करता है वह लिखी हुई हैं। तो इनपुट में इसका मतलब है कि प्रबंधक संस्था में कुछ लगाता है। तो पहला है मानवीय संसाधन, मतलब संस्था में कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्य के लिए नियुक्त करता है। दूसरी बात है भौतिक संसाधन। अब कर्मचारी
ऐसे तो कार्य कर सकते नहीं हैं, हाथ पैर से तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कुछ उनके पास में कार्य करने के लिए सामग्री ना उपलब्ध हो। तो इसके लिए प्रबंधक माल, मशीन, मुद्रा मतलब मनी, पैसा लगाता है, कार्यविधि मतलब मेथड, इन चारों का प्रयोग करता है और इनके प्रयोग के द्वारा तथा मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा वो जो आउटपुट प्राप्त करता है वो है अच्छी अच्छी वस्तुएं या अच्छी सेवाएं या ग्राहकों की संतुष्टि, मतलब जो उत्पादन करता है उस उत्पादित वस्तु से ग्राहक संतुष्ट होते हैं। इसी के साथ साथ वो सूचनाएं भी प्राप्त करता है तथा समाज में आर्थिक न्याय भी करता है। समाज को सस्ते दामों पर अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए वह प्रयास करता रहता है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र क्या है। वैसे तो व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, सार्वभौमिक क्षेत्र है, अर्थात जहाँ पर एक या एक से अधिक मनुष्यों के द्वारा काम किया जा रहा है तो वहाँ पर प्रबंध आवश्यक हो जाता है। किंतु व्यवसाय के क्षेत्र में प्रबंध का क्या भूमिका है, यह हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से प्रबंध के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रबंध की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात इसके अंतर्गत प्रबंध कौन कौन से कार्य करता है तो वे कार्य प्रबंध के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन कार्यों को भी प्रबंध के क्षेत्र में शामिल किया गया है। और उन कार्य से हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, पहले से ही परिचित हैं। पहला नियोजन, फिर संगठन, फिर कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को दिशा निर्देशन, उनके कार्यों में समन्वयन, उन्हें कार्य करते रहने के लिए प्रेरणा और उनके कार्यों का समीक्षा मतलब नियंत्रण करना होता है। प्रबंध का जो क्रियात्मक क्षेत्र होता है, प्रबंध जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, वो भी प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पहला है वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक को जो कार्य करने पड़ते हैं उनमें सबसे पहले है कि व्यवसाय के लिए समुचित पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाता है प्रबंधक, और कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी यह अनुमान लगाने के बाद में वह यह पता करता है कि उसे संस्था के लिए कहाँ से पूंजी प्राप्त हो सकती है, बैंक से, वित्तीय संस्थानों से या अन्य स्रोतों से। फिर वह इन संस्थाओं से, इन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और इसके साथ साथ जब पूंजी एकत्रित हो जाती है तो वो व्यवसाय करता है और वित्तीय समस्याओं का समाधान भी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो दूसरा कार्य आता है, दूसरा प्रबंध है, वो है उत्पादन प्रबंध। जो व्यक्ति उत्पादन प्रबंध की देखरेख करता है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे प्रोडक्शन मैनेजर कहा जाता है, उत्पादन प्रबंधक कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका दायित्व होता है कि उत्पादन का नियोजन करना, मतलब उत्पादन संबंधी योजना बनाना व नियंत्रण करना, योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं इस बात की समीक्षा करते रहना, कार्य विश्लेषण, अर्थात अगर उत्पादित वस्तु विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा गुजारी जाती है तो हर प्रक्रिया पर होने वाले कार्य का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन प्रबंधक को समय समय पर यह देखते रहना होता है कि जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है, इस पर भी ध्यान बनाए रखना होता है। सामग्री प्रबंधन का मतलब होता है कि उसे इतनी सामग्री, तो इतना कच्चा माल पहले से उपलब्ध होना चाहिए कि अगर अकस्मात सामग्री की कमी पड़ जाए तो भी फैक्ट्री रुकने ना पाए, फैक्ट्री का उत्पादन कार्य ठप न होने पाए। तीसरे प्रकार का जो प्रबंध है वो है सेवी वर्गीय प्रबंध।
पर्सनल मैनेजमेंट, नाम से ही स्पष्ट है, सेवी वर्गीय, सेवा वर्ग, अर्थात जो कर्मचारी या जो श्रमिक सेवा देते हैं उनका प्रबंध करना। इस प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक संगठन में जो पद बनाए गए हैं उन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, समय समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करते रहता है, उनके अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी देता है और खराब कार्यों के लिए दंडित भी करता रहता है, उनको पदोन्नति देता है, उनको उनके कार्य के लिए ट्रेनिंग भी देता रहता है। चौथे प्रकार का जो प्रबंध है वो है क्रय प्रबंध, परचेज मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत जो क्रय प्रबंधक होता है, परचेज मैनेजर होता है, वह अगर व्यवसाय इस तरह का है कि किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो वह समय समय पर कच्चे माल का क्रय तथा व्यवसाय के लिए मशीनों का क्रय एवं व्यवसाय से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने की जिम्मेदारी क्रय प्रबंधक पर रहती है। इसके अंतर्गत वह न केवल कच्चे माल व मशीनों को खरीदने के लिए टेंडर मारता है बल्कि आदेश भी देता है, माल मंगाने का आदेश देता है, माल क्रय भी करता है और सामग्री नियंत्रण वाला भी कार्य करता है। मतलब सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, इसकी भी देखरेख की जिम्मेदारी उसी पर होती है। पांचवें प्रकार का जो प्रबंध है वो है वितरण एवं विपणन प्रबंध, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक वस्तुएं जिनकी बिक्री की जानी है उन वस्तुओं के बाजार की खोज करता है और उन्हीं वस्तुओं की उचित कीमत का निर्धारण भी करता है ताकि बाजार में उसी जैसी बिक रही वस्तुओं से कंपटीशन किया जा सके। मध्यस्थों का चुनाव भी यही प्रबंधक करता है। मध्यस्थ ऐसे होने चाहिए ताकि उस वस्तु को सुगमता से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके और ऐसा करने में कम से कम लागत लगे। यही प्रबंधक वस्तुओं के विज्ञापन और विक्रय कला की भी व्यवस्था करता है, वस्तुओं का विज्ञापन करवाता है ताकि वस्तुएं लोकप्रिय हो सकें, लोगों की जानकारी में आ सकें। क्रियात्मक प्रबंध का जो छठवां प्रकार है वो है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। अब कार्यालय, जो व्यवसाय का कार्यालय होता है उस कार्यालय की व्यवस्था करना, कार्यालय में कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी ये तय करना कार्यालय प्रबंधक का कार्य होता है। पत्र व्यवहार कार्यालय से ही होते हैं। ग्राहकों के पत्रों का उत्तर कितने अवधि के अंतर्गत दे देना है और यदि अपने पत्र भेजे गए हैं तो उन पत्रों की प्रतिलिपियों और ग्राहकों के आए हुए पत्रों को रिकॉर्ड रखने के लिए व्यवस्था करना, ये कार्यालय प्रबंधक का कार्य होता है। कार्यालय प्रबंधक श्रम व बचत के साधन का भी प्रयोग करता है, जैसे कि कैलकुलेटर है, संख्या लिखने की मशीन है, तारीख डालने की मशीन है, डिक्टाफोन है। इन सभी साधनों की व्यवस्था की जिम्मेवारी कार्यालय प्रबंधक के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ यद्यपि मैंने बताया कि प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, सभी जगह प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ व्यवसाय प्रबंध पढ़ रहे हैं तो व्यावसायिक जगत में प्रबंध के प्रयोग को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। अन्य प्रबंध में आता है कि जितने भी 6 प्रकार के प्रबंध हमने बताए हैं, इनके साथ साथ और भी प्रबंध हैं जो कि व्यवसाय में अपनाए जा सकते हैं। इनमें से शिक्षण प्रशिक्षण प्रबंध, मतलब प्रबंध ऐसी व्यवस्था बनावे ताकि समय समय पर कर्मचारियों की उनकी कुशलता में और भी अधिक सुधार हो सके, इसके लिए ट्रेनिंग दिलाता रहे। समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट भी आता है। सुरक्षा प्रबंध, व्यावसायिक संस्थान की किस तरह से सुरक्षा की जा सकती है, इसका भी प्रबंधक की जिम्मेवारी होती है। तकनीकी प्रबंध, व्यवसाय में कार्य कर रही मशीन आदि टेक्निकल फॉल्ट न
हो जाए, इसके लिए भी प्रबंध की जिम्मेवारी होती है आयात निर्यात प्रबंध। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं का विदेश से आयात करना या विदेश को भेजने का प्रबंध भी प्रबंधक के अंतर्गत, प्रबंध कार्य के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्रबंध का महत्व, मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का महत्व क्या है? तो प्रबंध के महत्व को भली बात समझने के लिए प्रबंध के महत्व का अध्ययन नीचे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। पहला है उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग। आप जानते हैं कि एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, मटेरियल। लेकिन यदि इनका हम अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उत्पादित वस्तु की लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ जाने पर उस वस्तु को हम बाज़ार में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मीन्स हमारी वस्तु की लागत जब ज़्यादा होगी तो हमारी वस्तु का मार्केट में मूल्य भी ज़्यादा होगा, तो अन्य वस्तुओं की तुलना में हमारी वस्तु की बिक्री कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंधक अपनी सूझबूझ और चातुर्य से उत्पादन के सभी साधनों का अधिकतम उपयोग करता है। परिणाम ये होता है कि वस्तु की लागत कम से कम आती है। दूसरा है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। टॉप मैनेजमेंट लक्ष्य देता है और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध अपनी चतुराई और और अपने कुशलता का प्रयोग करता है। वह नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, अभिप्रेरणा, समन्वय और संचालन के कार्यों का प्रयोग करके संस्था को उसके लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहायक होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मैंने बताया कि आज बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, व्यवसाय करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि एक ही वस्तु की बहुत सी वैरायटीज़ मार्केट में उपलब्ध हैं और उन वस्तुओं से तुलना करना, उन वस्तुओं से प्रतियोगिता करना कुछ जटिल कार्य है। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती होगी और उच्च कोटि की होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो श्योरली अपना माल बिकेगा। और वस्तु की लागत कम करना, वस्तु की गुणवत्ता बनाए रखना, यह कुशल प्रबंध के बलबूते की ही बात हो सकती है। चौथे पॉइंट पर हम लोग विचार करें बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन। हम सभी जानते हैं कि जब व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से उत्पादित वस्तु की लागत बहुत कम होती है। तो अधिकांश व्यवसायी बड़े पैमाने पर ही व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने पर व्यवसाय जटिल हो जाता है। जटिल व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उच्च कोटि के प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। प्रबंधक के ही बस की बात है कि वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय को कुशलता से संचालित कर सके। प्रबंध का अगला महत्व है व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। व्यवसाय करने में अनेकानेक समस्याएं आती हैं। समय पर कच्चे माल की उपलब्धता न होना, ग्राहकों की संतुष्टि न होने पर ग्राहकों द्वारा विवाद खड़ा कर देना, कोर्ट केस हो जाना, मामले विवादित हो जाना, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। एक पेशेवर प्रबंधक इन सब व्यावसायिक समस्याओं का सरलता से समाधान करने में सहायक होता है। जो अगला महत्व है वो है श्रम समस्याओं के समाधान में सहायक। फैक्ट्री में, कारखाने में कार्य कर रहे श्रमिकों को उनकी समस्याओं को दूर न करने के कारण वे समय समय पर हड़तालें कर देते हैं और प्रबंध का सहयोग नहीं करते हैं। तो प्रबंधक अगर अच्छा है, प्रबंधक अगर अनुभवी है, कुशल है, पेशेवर है, तो वह निश्चित रूप से इन श्रमिकों को समझा बुझा करके इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन ला देता है, उनका नज़रिया बदल देता है और श्रम समस्याएं का समाधान हो जाता है। इसी तरह से अगला जो महत्व है, सातवां महत्व है, वो है परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक। आजकल हम सब देख ही रहे हैं
कि उत्पादन की विधियां बदल गई हैं, व्यवसाय करने का तरीका बदल गया है, तो बदलती हुई उत्पादन विधियां, बदलता हुआ व्यवसाय का ट्रेंड के अनुरूप प्रबंधक अपने आप को ढाल लेता है और उसी के अनुसार वह संस्था में कार्य करता है, तो संस्था निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ती है, उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। और अगर प्रबंधक नहीं है तो निश्चित रूप से संस्था मार्केट में अफोर्ड नहीं कर पाती है, अपने आप को स्थापित नहीं कर पाती है। आठवां एवं जो अंतिम महत्व है वो है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह। एक प्रबंधक न केवल संस्था को लाभ कमाने में सहायक होता है, बल्कि वह संस्था के कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है, वह उनकी सैलरी बढ़ाने में सहायक होता है, वह उन्हें समृद्ध करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व होते हैं कि समाज को दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो सके, सस्ते से सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो सके, इसके लिए वह प्रयास करता रहता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रबंध के कार्य कौन से होते हैं, अर्थात प्रबंध किन कार्यों को करके अपना कार्य सरलता से सफलतापूर्वक संपादित करता है। तो प्रबंध का पहला कार्य होता है, प्रबंध के कार्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रमुख कार्य और दूसरा है प्रमुख कार्य की सहायता करने वाले सहायक कार्य। तो आइए सबसे पहले हम प्रबंध के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। प्रबंध का जो सबसे पहला कार्य होता है वो है नियोजन, प्लानिंग। संस्था के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वह होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो जब प्रबंधक संस्था में आता है तो उसमें वो पहले ये तय करता है कि कौन सा कार्य करना है और कार्य करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, कार्य किस समय संपन्न करना है, और कार्य को वह कई भागों में बांट देता है। हर एक भाग को किसके द्वारा करना है ये वो तय कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंधक संस्था के कार्यों को करने के लिए पहले से योजना बना लेता है। प्रबंध का दूसरा कार्य होता है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग करना। प्रबंध संगठन के कार्य में वह करता क्या है कि संस्था को एक संगठन में पिरो देता है और जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को उपयुक्त कर्मचारियों को हस्तांतरित कर देता है। कर्मचारी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करें, इसके लिए वह उन्हें पर्याप्त अधिकार दे देता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह मतलब प्रबंधक निर्धारित समय में उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर लेता है और इससे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, और वो लक्ष्य होते हैं संस्था को अधिकाधिक लाभ होना। तीसरा, नियुक्तियां, स्टाफिंग। जब प्रबंधक संगठन बना लेता है, पूरा संगठन ढांचा तैयार कर लेता है, तो संगठन में बनाए गए अलग अलग पद, सृजित किए गए अलग अलग पदों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा भरा जाता है। यह कार्य प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। व्यक्तियों की नियुक्ति करने के बाद में उन्हें उस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और समय समय पर उनके कार्यों की समीक्षा होती रहती है। इसके बाद चौथा कार्य आता है निर्देशन, डायरेक्शन। निर्देशन का मतलब होता है संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उन्हें समय समय पर यह बताना कि उन्हें कौन सा कार्य करना है, कब करना है और कार्य करने का उचित तरीका क्या हो सकता है। इसके साथ संस्था के कर्मचारी अपना अपना काम पूरी योग्यता, तत्परता और क्षमता के साथ करें, इसके लिए उन्हें इस योग्य बनाना, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना और लीड करना ताकि वो कर्मचारी प्रबंधक से प्रेरित होते रहें। प्रबंध का पांचवा कार्य है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा प्रबंध का वो कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कर्मचारी
का मनोबल न गिरने पाए, कर्मचारी अपने कार्य को स्वप्रेरित होकर के करें, इसके लिए समय समय पर प्रबंध उनको प्रोत्साहित करता रहता है। यह प्रोत्साहन वो धन दे करके, उन्हें बोनस दे करके या वित्तीय सुविधाएं दे करके प्रेरणा देता रहता है, या फिर शाबाशी आदि अवित्तीय प्रेरणाएं भी दे करके उन्हें अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रबंध का जो छठवां कार्य होता है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब होता है कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के सभी विभागों में की जाने वाली क्रियाओं में तालमेल बिठाने से है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मतलब ये इस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों के बीच संबंध स्थापित करता है कि कौन किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश लेगा। इस तरह एक आदेशों का जाल बिछ जाता है। इससे होता ये है कि कर्मचारी आपस में सद्भावना से रहते भी हैं और एक दूसरे के कार्य से बद्ध होते हैं, बंधे रहते हैं, तो कार्य करने में आसानी होती है। सातवां जो प्रबंध का सातवां एवं अंतिम प्रमुख कार्य है वो है नियंत्रण, कंट्रोल करना। नियंत्रण से आशय इस बात की जानकारी करना है कि कार्य का निष्पादन निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। मतलब ये कि जब प्रबंधक पहला कार्य करता है, प्लानिंग वाला, योजना बनाने वाला कार्य करता है, तो नियोजन के समय प्रबंधक मानक तय करता है कि वर्ष में इतना कार्य होना ही चाहिए। और नियंत्रण का मतलब होता है वर्ष में जो भी कार्य हुआ है तो हुए कार्य का मानक वाले कार्य से तुलना की जाती है। तुलना में अगर कहीं कोई अंतर आता है, कमी पाई जाती है, तो प्रबंधक उन कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रबंध के सहायक कार्य के बारे में। प्रबंध के सहायक कार्य वे कार्य होते हैं जो कि प्रबंध के प्रमुख कार्यों की सहायता करते हैं। इसमें पहला है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने का कार्य प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रबंध को समय समय पर त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर प्रबंध तुरंत निर्णय न ले तो कभी कभी वह निर्णय न लेना संस्था पर भारी पड़ जाता है। तो निर्णय लेने का मतलब होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को उपलब्ध विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसका चुनाव करने से है। इससे प्रबंधक विभिन्न समस्याओं के समाधान करने में उसे सहायता मिलती है। दूसरा है संप्रेषण या संदेशवाहन, कम्युनिकेशन। संप्रेषण के माध्यम से ही प्रबंधक अपनी योजनाओं की जानकारी अपने कर्मचारियों को देता है, ताकि उन्हें क्रियान्वित कराने का प्रयास भी करता है प्रबंधक संप्रेषण के माध्यम से ही विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। इसका मतलब ये है कि प्रबंधक इस तरह की व्यवस्था करता है ताकि जो भी संस्था से संबंधित सूचना हो वह एक साथ सभी को आसानी से दी जा सके। इसके बाद तीसरा एवं अंतिम सहायक कार्य है वो है नवाचार या नवप्रवर्तन, इनोवेशन। इसका मतलब ये होता है कि विद्यमान व्यवस्था में नवीनता लाना, अर्थात जो व्यवस्था चल रही है उसमें और भी क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए प्रबंधक को लगातार प्रयास करते रहना होता है। आजकल व्यावसायिक जगत में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधक को उत्पादन, विपणन, नियंत्रण, संचालन, मानवीय व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में नवीनतम विधियों एवं तकनीकों को अपनाते रहना चाहिए। प्रबंधक को यह पता करते रहना चाहिए कि जो वह कार्य को अंजाम दे रहा है उस कार्य को करने के और भी नए तरीके क्या आ गए हैं या वो नए तरीकों का अनुसंधान भी करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा कि प्रबंध का अर्थ क्या है, प्रबंध का क्या क्षेत्र है, प्रबंध का क्या महत्व है व्यवसायिक जगत में, और प्रबंध कौन कौन से कार्यों को संपादित करके व्यावसायिक संस्था को उसके लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहायक होता है। थैंक यू वेरी मच।